हाँ, इंटरमीडिएट के छात्र, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो हमने चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनको लिया है। तो हम चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का टॉपिक है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अच्छा रहेगा, स्टूडेंट तक बात अपनी पहुंचाने के लिए हमें सुविधा रहेगी अगर हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख लें, जिससे कि उन्हें बता सकें कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ ये लगेगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला तो हमारा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना। n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, वी है किसी माध्यम जैसे जल, कांच में प्रकाश की चाल। अगर दो माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग दिए हैं तो उनमें अलग अलग चालों का अनुपात निकालना हो तो होगा v1 अपॉन v2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। व्यतिकरण से संबंधित, इंटरफेरेंस से संबंधित फॉर्मूले जिन पर ज्यादा संभावना है क्वेश्चन करने की। तरंग की तीव्रता I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। फाई कलांतर है, फेज डिफरेंस। I0 दोनों तरंगों की जो तीव्रताएं हैं समान हैं, I1 I2 दोनों I0 के बराबर हैं। I1 इक्वल टू I2 किसके बराबर है? I0 के। इसके भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, I max अपॉन I minimum इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। वेयर A1 एंड A2 आर एम्पलीट्यूड, जहाँ A1 A2 तरंगों के आयाम हैं, ये तीव्रताएं हैं। फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और फ्रिंज की दूरी डिस्टेंस दीप्ति फ्रिंज की दूरी xm इक्वल टू एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। विवर्तन डिफ्रैक्शन से संबंधित फॉर्मूला, उसे मैं यहां लिख रहा हूं। केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई। लेकिन जहां पर्दे की दूरी दी हो, ये एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन में अलग अलग चौड़ाई की फ्रिंजेस बनती हैं। तो जो बीच वाली फ्रिंज होती है उसको कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ, इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, ई जो उसमें स्लिट होती है उसकी चौड़ाई है, 2 थीटा उसकी एंगुलर चौड़ाई है, फ्रिंज की एंगुलर विड्थ। अगर
रेखीय चौड़ाई पूछी जाए, लीनियर विड्थ, तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे 2x अपॉन कैपिटल D इक्वल टू लैम्डा अपॉन E, जहां कैपिटल D पर्दे की दूरी है। देखते हैं इन पर आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। जल ब्रैकेट में लिखा है A&W इक्वल टू 4/3 तथा कांच ब्रैकेट में A&G इक्वल टू 3/2 में प्रकाश की चालों का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे लिए दो माध्यमों के अपवर्तनांक दिए हैं, उनको हम लिख लेंगे अलग अलग। एक A&W है जल का अपवर्तनांक, एक ANG है ग्लास का अपवर्तनांक। और इन्हें लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा लगाया जाए। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, ये अपवर्तनांक लिखा N1 4/3, ये लिखा N2 3/2, प्रकाश की चालों का अनुपात। तो माध्यम कांच जल इनमें प्रकाश की चाल को हम V से लिखते हैं, तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा V1/V2, ये ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला इनके अनुसार इनमें से ये फॉर्मूला लगाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा N2/N1, N2 3/2, N1 4/3। ये 3 आया ऊपर और 2 आ गया नीचे, तो 3 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 3 × 3, और नीचे 2 नीचे तो 4 × 2, तो ये हो गया 9/8, 9:8, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश की चालों का अनुपात हम ज्ञात कर सकेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन इनमें ही, बोले कांच में प्रकाश की चाल बताओ। कांच ANG एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में चाल हमें किस में निकालनी है, कांच में, तो हमें V ज्ञात करना है। N दिया है, ये N का रोल करेगा, V निकालना है, N दिया है, और C होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो इन तीनों में संबंध जो यहां से देखेंगे लगेगा, तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला उठाएंगे और उसमें हमें निकालना है V। तो V हम क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां लेंगे, N पहुंच जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा V = C/N, V = C/N। C की वैल्यू
3 इंटू 10⁸ n की वैल्यू 1.3/2 जो लिखा है इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/5। 2 से अगर 3 को भाग करेंगे तो आएगा 1.5, तो हमने यहाँ लगाया 1.5, पॉइंट हटाया तो यहाँ 0। 15 से इसे काटेंगे 2 बार जाएंगे, तो b = 2 इंटू 10⁸ तो कांच में प्रकाश की चाल इतनी होती है। एक बार 2022 में क्वेश्चन आया बोर्ड में, दो तरंगों के बीच कलांतर पाई है, तब परिणामी तीव्रता k है। यदि कलांतर π/3 हो तो तीव्रता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू को इंडिकेट करेंगे कि आखिर मान किसका है। तो यहां लिखा है कलांतर, किससे लिखेंगे, फाई कितना है, पाई 180 डिग्री। फिर लिखा है तीव्रता कितनी है, 4k, तो I = 4k। दोबारा से फिर आगे पढ़ा, यदि कलांतर इतना हो, फिर से कलांतर, इंग्लिश में कहते हैं फेज डिफरेंस, तो फिर से कलांतर π/3। बोले तीव्रता बताओ, इंटेंसिटी बताओ, वो निकालना है। तो डबल वैल्यू हो गई, I और फाई डबल वैल्यू हो गई। ऐसी कंडीशन में इनमें हम 1 1 और यहाँ 2 2 लगाएंगे। इनके रिलेशन को अगर हम देखें तो इनके अनुसार ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है, सुटेबल बैठ रहा है। एक बार ये वैल्यू इसमें लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, एक बार ये वैल्यू लगाएंगे इसमें तो इक्वेशन सेकंड, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, I1/I2, I1 के सामने ये 4I0 cos स्क्वायर φ/2, 4I0 cos स्क्वायर φ2/2, ऊपर वाले में आएगा φ1। ये फॉर्मूला दो इक्वेशन बना के मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर 1 के लिए, नीचे 2 के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए। इसमें जो कटेगा वो काट दिया, और बाकी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। I1 की जगह 4k, I1/I2, I2 हमें ज्ञात करना है, I1 की वैल्यू रख दी, I2 निकालना है। इधर चले, cos स्क्वायर φ1/2, φ1 कितना है, π/2, उसके अपॉन में आए तो कितना है, cos स्क्वायर φ2 कितना है, π/3, तो यहां लगेगा π/3 और नीचे 2 पहले से है तो हो जाएगा π/6। एक बार रिपीट करते हैं बात को,
इसमें I1 के स्थान पर लगा दिया 4K, I2 को ऐसे ही लिखा, निकालना है। phi1 की वैल्यू पाई, तो ये हो जाएगा π/2। phi2 की वैल्यू π/3, तो ये हो जाएगा π/6। अब इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो cos π/2 का मतलब है cos 90 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 0। cos π/6 का मतलब है cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। इस पर स्क्वायर लगा है, चूंकि ऊपर 0 है तो पूरा 0 हो गया। अब निकालना क्या था, I2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, इसको हम अलग लिख रहे हैं साफ साफ, फोर के अपॉन आई इक्वल टू यहाँ 0 लिखा है, 0 आ गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4K बराबर 0, जो कि असंभव है, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 1/∞। तो यहाँ 0 की जगह आ जाएगा 1/∞। इसकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो I इक्वल टू हो जाएगा, I की 1 से हो गई I बराबर इन्फिनिटी के से हो गई इन्फिनिटी। यही आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे एक बार क्वेश्चन और फिर आया, उसमें फाई के स्थान पर पथांतर दिए थे। पथांतर को हम लिखेंगे डेल्टा एक्स, ऐसे दिया था 2 सेंटीमीटर या कुछ डिस्टेंस। तो उस पथांतर से, फेज डिफरेंस से हम कलांतर निकालते हैं। रिलेशन होता है डेल्टा फाई अपॉन 2 अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट फाई ना देकर पथांतर दिया होगा, फेज पाथ डिफरेंस, तो वहां हम इस फॉर्मूले में ई वैल्यू लगाकर फाई निकालेंगे, ये फाई1 का कार्य करेगा। दूसरा जो दिया होगा पथांतर, वो फाई2 निकालेंगे, और जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया वैसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते अक्सर हमने देखा है 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या होता है, तरंगों के आयामों का अनुपात दे देते हैं या उनके आयाम अलग अलग दे देते हैं, और मैक्सिमम तथा मिनिमम तीव्रताओं को पूछ लेते हैं। तो देखते हैं, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:9 है। तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर देखेंगे दिया क्या है। तो इसमें दिया है तीव्रताओं का अनुपात। तीव्रता को हम किससे लिखते हैं, I से, इंटेंसिटी। तो हम इसे लिखेंगे I1/I2 इक्वल टू 4/9।
फिर इसकी हेल्प से एम्पलीट्यूड निकालेंगे, आयाम। एम्पलीट्यूड होता है a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। अब बराबर 4/9, तो a1 अपॉन a2 इस पर आ जाएगा अंडर रूट, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। स्क्वायर हटा तो रूट आ गया, तो 4 का रूट क्या हो गया 2, 9 का 3, एम्पलीट्यूड आ गए। पूछा क्या है देखिए, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं, मीन्स आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अपॉन में इसलिए कि अनुपात निकालना है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। इसका फॉर्मूला यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ये जो इंटेंसिटी का रेशियो था, इससे हमने आयाम निकाले, एम्पलीट्यूड, और उनकी हेल्प से तब हम आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकाल पाएंगे। तो ये a1 अपॉन a2 इनकी वैल्यू थी 2/3। अब वो अनुपात है, उनका रेशियो है, उनकी वैल्यू नहीं है कि a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है। ये तो एक रेशियो है, इसलिए इसके बराबर में एक रेशियो कांस्टेंट माना जाता है कि तब जाकर यहां वैल्यू रखी जाएगी। a1 की वैल्यू 2k, a2 की वैल्यू 3k का स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2, a1 की वैल्यू 2k माइनस 3k का स्क्वायर। जब रेशियो में वैल्यू दी हो और हमको इंडिविजुअल अलग अलग लगानी हो, तो हम कांस्टेंट कुछ मानकर, के पी कुछ भी मानकर, तो उसके गुणा में लेकर वैल्यू लगाते हैं। सही तरीका यही है। 3 और 2 5k का स्क्वायर, 2 में से 3 गया माइनस k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट कर 1 आ गया, तो 25:1 ही आंसर होगा। व्यतिकरण और विवर्तन से संबंधित सवाल की लैंग्वेज क्या होगी? यंग के प्रयोग में सिलिटों के बीच की दूरी 0.2 mm तथा पर्दे की दूरी 1.2 मीटर है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो, तो ज्ञात करो। 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट, फ्रिंज की चौड़ाई,
इसे लिखते हैं हम W से। सेकंड पार्ट, तीसरी दीप्ति फ्रिंज की दूरी, इसे लिखते हैं हम XM से। ये जो दीप्ति फ्रिंज या अदीप्ति फ्रिंज की जो डिस्टेंस नापते हैं हम, वो केंद्रीय फ्रिंज, सेंटर वाली जो बीच की फ्रिंज है उससे नापते हैं। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इसमें से वैल्यू को पिकअप करूंगा, वैल्यू पॉइंट आउट करेंगे। अलग रंग के पेन से हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहां लिखा स्लिटों के बीच की दूरी, इसे लिखते हैं स्मॉल d से। पर्दे की दूरी, ये लिखते हैं कैपिटल D से। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये लिखते हैं लैम्डा से। तो इन वैल्यूज को हम पहले लिख लें, अच्छा रहेगा। तो हमने लिखा स्मॉल d इक्वल टू 0.2 mm, पर्दे की दूरी कैपिटल D 1.2 मीटर, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हो गया, ये वैल्यू हमने लिख ली। जो निकालना है, जब सूत्र इनके चैप्टर हम पेपर देने जाएंगे तो सब रिवाइज करके जाएंगे अधिकतर, तो सूत्र याद होगा तो माइंड कहेगा कि ये फॉर्मूला लगना चाहिए। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसे याद करने पे तुम्हारे माइंड में लिखा हुआ होगा। तो इसमें फॉर्मूला ये लगना चाहिए। तो हमने लिखा W इक्वल टू d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और बड़ी सावधानी पूर्वक सभी मानों को 1 से यूनिट में लगाएंगे। 6000 एंगस्ट्रॉम को लिखा 6 इंटू 10⁻⁻7, ये मीटर है ही, ये भी मीटर हो गया, ये रहेगा। इसे बदलेंगे तो इसमें आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वैल्यू रख रहे हैं, कैपिटल D की वैल्यू 1.2, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन स्मॉल d 0.2 और mm को लिखेंगे 10⁻³ 1 डिजिट का पॉइंट ये हट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 12 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई 36, 10 की पावर, ये भी माइनस की है ये भी माइनस की है, तो 3 से 7 कम हो गई, कितनी बची 4 मीटर। ये आंसर होगा। ये आवश्यक नहीं कि एग्जाम में चौड़ाई ही पूछी जाए, हो सकता है फ्रिंज की चौड़ाई दी हो, कैपिटल D दिया हो, स्मॉल d दिया हो, लैम्डा पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला यही रखेंगे चौड़ाई का, उससे कर लेंगे। फ्रिंज की दूरी क्वेश्चन में दी हो, लैम्डा पूछा हो, तो इससे करेंगे, ये फ्रिंज की दूरी लगाएंगे। फिर अब सेकंड पार्ट में पूछा गया तीसरी दीप्ति फ्रिंज की दूरी। इंटरफेरेंस की घटना में 2 टाइप की फ्रिंज बनती हैं, ब्राइट और डार्क। जैसे कॉपी, लाइनिंगदार कॉपी होती है तो उसकी एक लाइन को हम ब्लैक कर दें, एक छोड़ दें, फिर एक ब्लैक, फिर एक छोड़ दें। तो अल्टरनेट अगर ब्लैक करें तो जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह की फ्रिंजें बनती हैं इंटरफेरेंस की घटना में। एक रंग के प्रकाश के बल्ब से एक वर्णी लाइट से अगर हम प्रयोग करेंगे तो। और इंटरफेरेंस की घटना, इसका एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में है। जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखता है दृश्य प्रकाश में, तो वो इंटरफेरेंस की घटना के कारण ऐसा होता है। खैर, तो ये पूछा है
दीप्ति फ्रिंज की दूरी किससे लिखेंगे, XM, ये फॉर्मूला है। तो ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस इससे निकालते हैं, और डार्क फ्रिंज की अगर पूछ लें, आगे का फॉर्मूला ये रहेगा, m के स्थान पर m-1/2 रखेंगे। फिलहाल यहां दीप्ति ब्राइट फ्रिंज की बात है, तो ब्राइट का ही फॉर्मूला है, XM इक्वल टू MD लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब देखेंगे कौन से नंबर की पूछी है, तीसरी, तो m की वैल्यू क्या लगाएंगे, 3। अब यहां एक ट्रिक अपनाते हैं, या तो मैं d लैम्डा स्मॉल d की वैल्यू फिर से लगाऊं, या इनकी वैल्यू बराबर होती है w के, तो मैं यहां w लिख दूं और 3 मल्टीप्लाई, और w की जगह पे ये वैल्यू रख दूं, 36 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा। दोबारा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई, 3 छक 18, 3 तियां 9 और 1 10, 10⁻⁻4। और इसे एक्सम ना लिख के, एक्सम लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिख के अगर हम x3 लिख दें तो और अच्छा रहेगा, साफ दिखेगा कि यहाँ तीसरी फ्रिंज की डिस्टेंस है। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये दोनों वैल्यूज सावधानी पूर्वक और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, बाकी विद्यार्थी के ऊपर बात है। एक क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और एकल झिर्री, एकल झिर्री की इंग्लिश होती है सिंगल स्लिट, और इंटरफेरेंस में डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है। उसमें दो तरंगों का सुपर पोजिशन होता है, इसमें एक जो एक वेव फ्रंट निकलेगा, एक तरंगाग्र निकलेगा, उसके सुपरपोजिशन द्वारा फ्रिंजें बनती हैं। विवर्तन जो डिफ्रैक्शन है, उसमें सिंगल वेव फ्रंट होता है, और जो इंटरफेरेंस है उसमें दो तरंगें चलती हैं, दो वेव फ्रंट होते हैं, उनके सुपर इम्पोजिशन से ये बनता है, अध्यारोपण से। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन का प्रयोग 0.3 0.4 mm चौड़ी झिर्री द्वारा किया गया, यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो, तो ज्ञात करो फर्स्ट पार्ट, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। सेकंड पार्ट, यदि पर्दे की दूरी 1.5 मीटर हो, तो रेखीय
चौड़ाई बताओ। In a single slit diffraction experiment, a slit has 0.4 mm width and the used light wavelength is 5000 angstrom. Then find the following quantities. First, central maxima, angular width of central maxima. Second, if the distance of screen from the slit is 1.5 meter, then find the linear width of सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब कहने का हुआ कि केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, बीच का जो चमकीला बैंड होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में इस तरह की फ्रिंजें बनती हैं। बीच में चमकीला बनेगा, किनारे पर कम चौड़े और रंगीन बनेंगे, उसके साइड में चौड़ाइयाँ कम होती जाएंगी और रंग बिरंगे, क्योंकि ये विजिबल लाइट से देखे गए हैं इसलिए रंग बिरंगी पट्टियाँ बनेंगी। तो जो काली पट्टियाँ होंगी वो कहलाएंगे निम्निष्ठ मिनिमा, और जो चमकीली होंगी वो कहलाएंगी उच्चिष्ठ या मैक्सिमा। और बीच वाला बिल्कुल श्वेत होता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग का चमकीला, तो इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है वो कहलाती है रेखीय चौड़ाई, उसे 2x से लिखते हैं। और इसे देखने पर जो एंगल बनेगा पूरा वो कहलाएगा कोणीय चौड़ाई। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू को पॉइंट आउट करेंगे। इतनी चौड़ी झिर्री, झिर्री कहते हैं अगर कहीं ये बोर्ड है इसमें एक बारीक दराज आ जाए, एक स्क्रेच अंदर आ जाए जिसमें आर पार देख सकें हम, तो ये दराज होगी वो झिर्री कहलाएगी, जिसकी इंग्लिश होती है स्लिट। दरवाजे खिड़कियों में बारीक बारीक दराजें होती हैं, वो विज्ञान की भाषा में स्लिट कहलाती है या झिर्री कहलाती है। तो लिखा है इतने mm चौड़ी झिर्री। तो डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में झिर्री या स्लिट की चौड़ाई को स्मॉल ई से लिखा गया है, तो स्मॉल ई की वैल्यू हो गई। तरंग दैर्घ्य को अभी अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था लैम्डा से। कोणीय चौड़ाई को लिखते हैं 2 थीटा से। तो फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि फॉर्मूला यहाँ तो ये है नहीं, यहाँ पर है, इसे लगना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाया 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई, 2 इंटू लैम्डा, मीटर में लगाएंगे। 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसे लगाएंगे 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन स्मॉल ई, ये 0.4 इंटू mm को लिखेंगे 10 की पावर -3। इसे इतना चेंज करके लगाया है मीटर में और 5000 एंगस्ट्रॉम को इसमें लगाया है। ये पॉइंट में अगर हटा दूं तो यहाँ 0 आएगा, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 की 5 से मल्टीप्लाई हो गई 25, 10 की पावर -3 से -7 कम होगी तो यहाँ बचेगी 4, और मात्रक इसका यूनिट होगा रेडियन। तो यही आंसर हो जाएगा। एक पार्ट का आंसर हमारा आ गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में पूछा है पर्दे की दूरी दी है 1.5 मीटर, इसे लिखते हैं कैपिटल डी से। रेखीय चौड़ाई पूछी है 2x, बाकी ये वैल्यू है ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहां से ये चीज आ जाती है
2x अपॉन कैपिटल डी 2 लैम्डा अपॉन ई। क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर गया तो 2x इक्वल टू कैपिटल डी मल्टीप्लाई 2 लैम्डा अपॉन ई। और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके। हमें कैपिटल डी का मान ये रखना है 1.5 मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू रखनी है 25 इंटू 10 टू दी पावर -4। 25 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 12 कैरी लगे, 25 एकम 25 और 12 37। एक डिजिट पहले पॉइंट 10 की पावर -4 मीटर। ये आंसर होगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर से इन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है और इनको हमने एक सिंपल वे में बताने का प्रयास किया है। तो आज हमने ये चैप्टर नंबर 10 के जो न्यूमेरिकल्स थे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो मैंने आज बताए और नेक्स्ट डे हम अगली वीडियो में फिर बताएंगे अगले चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद।